बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन। पेज नंबर इज 117। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सिंगल सब्जेक्ट डिजाइंस को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, सिंगल सब्जेक्ट डिजाइंस को हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं जब किसी ट्रीटमेंट को विदहोल्ड करना हमारे पास अनएथिकल कंसिडर किया जाता हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जहाँ पे रैंडम असाइनमेंट हम सब्जेक्ट्स की नहीं कर सकते, वहाँ पे हम सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन यूज करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट विदहोल्ड करने का क्या मतलब है कि हमें पता है, जैसे मैंने लंग कैंसर की एग्जांपल दी थी, कि हमें पता है कि अगर हम एक ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप बना देंगे और उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो उस ग्रुप के लोगों की हेल्थ को या लाइफ को पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है। तो उसका मतलब है कि ट्रीटमेंट विदहोल्ड करना एथिकल नहीं है। तो ऐसी केस में फिर हम सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे भी हम सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और थर्ड रीजन भी होती है सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन को यूज करने की, और वो ये होती है कि जनाब हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा जो स्टडी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे हम मैक्सिमम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकें, ठीक है। सो उस केस में भी हम सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्रुप डिजाइन के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ग्रुप डिजाइन को क्लिनिकल सेटिंग्स में या रिहैब सेटिंग्स के अंदर अप्लाई करना, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। वो इसलिए मुश्किल होता है कि हमने कल एक बात पढ़ी थी कि जितना बड़ा सैंपल साइज होता है उतनी ज्यादा हमारी रिसर्च जो है वो ऑथेंटिक कंसिडर होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उन रिजल्ट्स को हम ज्यादा बेहतर तरीके पे जनरलाइज कर सकते हैं। ये चीज हमने कल डिस्कस की, ठीक है। इसी तरह से जब हम डिफरेंस की बात करते हैं कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और ये स्टैटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो उसके अंदर फिर हमारे पास जितना ज्यादा सैंपल होता है उतनी ज्यादा ऑथेंटिक हमारी वो फाइंडिंग्स हो सकती हैं। लेकिन हॉस्पिटल सेटिंग्स में, क्लिनिकल सेटिंग्स में, रिहैब सेटिंग्स में जनरली बहुत ज्यादा सैंपल साइज का होना समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज वाई कि हमें फिर कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, छोटे सैंपल साइज के साथ जाना। फिर ये भी होता है कि समटाइम्स ये होता है कि स्टडी का ड्यूरेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होता है एक अच्छी इफेक्टिव स्टडी करने के लिए, लेकिन हमारे रिसोर्सेज, टाइम कंस्ट्रेंट्स में भी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें अलाउ नहीं करते कि हम उस इंटरवेंशन का इफेक्ट आने तक अपने रिसर्च को कंटिन्यू करके रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ी एक कॉमन सी चीज आप लोगों ने बेटे ऑब्जर्व की होगी कि जैसे लेट्स से आपको क्या एग्जांपल देने वाला था। ओके, लेट्स से आपने प्रेगनेंसी आउटकम्स देखने हैं किसी स्पेसिफिक टाइप के। लेट्स से आप ये देखना चाह रहे हो कि वो मदर्स जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन करती हैं, उनके जो न्यू बॉर्न्स हैं उनकी हेल्थ पे उसका क्या इफेक्ट होता है। लेट्स से आप ये देखना चाहते हैं, तो अब ऑब्वियसली ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना कि उसके लिए आपको कम से कम 9 मंथ्स का वेट तो करना पड़ेगा ना। 9 मंथ्स की रिसर्च तो आपको डिजाइन करनी पड़ेगी ना। उससे पहले तो आपका वो आउटकम आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप वो रिसर्च कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी फिर हम कई बार सिंगल सब्जेक्ट की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, फिर एक और बेटे प्रॉब्लम ग्रुप डिजाइन के साथ ही होता है कि जनरली ग्रुप डिजाइन में हम स्टडी पार्टिसिपेंट्स की मेजरमेंट सिर्फ 2 बार करते हैं। एक बार बेसलाइन पे यानी एट द स्टार्ट ऑफ स्टडी, और एक बार एंड पे एट द एंड ऑफ स्टडी। अब बेटे ये भी तो बड़ा प्रैक्टिकल सी बात है और बड़ा पॉसिबल है ये चीज कि भाई लेट्स से जब अभी मैंने
बेस लाइन पे स्टडी की, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ मैंने जी एनीमिक फीमेल्स मैंने ली और बेस लाइन पे मैंने उनके आयरन लेवल्स चेक किए जो जाहिर है काफी पुअर थे। अब मैंने जी उनको बेस लाइन पे जो मेरी वैल्यूज आएंगी वो जाहिर है बहुत पुअर होंगी। एक दफा मैंने स्टडी, लेट से 90 डेज की स्टडी थी, स्टडी खत्म होने पे मैंने उनके लेवल्स चेक कर लिए। स्टडी खत्म होने पे जब लेवल्स चेक किए तो मेरे लेवल्स बहुत हाई चले गए। लेकिन ये भी तो बड़ी प्रैक्टिकल बात है और बड़ी पॉसिबल है कि बीच में 90 डेज का इतना लंबा टाइम पीरियड था, हो सकता है उनके आयरन लेवल्स कितनी बार फ्लक्चुएट किए हों, कितनी बार ऊपर गए हों, कितनी बार नीचे गए हों, डिपेंडिंग ऑन अ होल लॉट ऑफ फैक्टर्स। किसी दिन एक बंदी ने आयरन सप्लीमेंट नहीं लिया, हो सकता है एक दिन में ही लेवल्स थोड़े से नीचे आ जाए। एक बंदी उनमें से प्रेग्नेंट थी, उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऐसी थी। एक बंदी का बीच में से एक्सीडेंट हो गया, उस दिन उसका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया तो उसके आयरन लेवल्स नीचे आ गए। एक बंदी की हैवी मेंस्ट्रुएशन हो गई एक दिन, उसके आयरन लेवल्स बहुत नीचे आ गए। एक ने आयरन के साथ कैल्शियम 3 ग्लास दूध पी लिया, आयरन सप्लीमेंट को दूध के साथ ले लिया तो उसकी आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हुई कैल्शियम की वजह से। हो सकता है ना। तो ग्रुप डिजाइन हमें ये वाली वेरिएशन, ये वाली फ्लक्चुएशन स्टडी करने का मौका नहीं देता। और तीसरी चीज ये है कि ग्रुप डिजाइन के अंदर एक्सटर्नल वैलिडिटी का भी प्रॉब्लम काफी ज्यादा होता है। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ये कल मैंने बताया था। अगर किसी ने नहीं कल का लेक्चर लिया तो वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो जाके देख सकते हैं। क्योंकि ग्रुप डिजाइन की ये लिमिटेशन है या ये 3 मेजर ड्रॉबैक्स हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशंस में हम सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन को यूज कर लेते हैं, वो हमारे पास एक ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अब सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन की 5 बेसिक टाइप्स या वेरिएशंस होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? AB डिजाइंस, withdrawal designs, multiple baseline designs, alternating treatment designs and changing criterion designs। अच्छा, पेज नंबर 120 AB डिजाइन। AB डिजाइन बेटे ये सबसे बेसिक टाइप का सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन होता है। ठीक है, AB डिजाइन के अंदर हम क्या करते हैं, एक बेसलाइन फेज होती है, उसके बाद ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन होती है और इसी हिसाब से इसको हम AB डिजाइन कहते हैं। जो बेसलाइन फेज होती है उसको A कहते हैं, जो ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन फेज होती है उसको B कहते हैं। ठीक है, फिर जनाब इसके अंदर सेकेंड टाइप होती है विथड्रॉल डिजाइन। विथड्रॉल डिजाइंस को ABA डिजाइंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ABA डिजाइंस। ठीक है, इनके अंदर पहले एक बेसलाइन फेज होती है जिसको A कहते हैं, फिर ट्रीटमेंट फेज होती है जिसको B कहते हैं, और फिर एक और बेसलाइन फेज होती है जिसको जाहिर है दोबारा A से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी हमने पहले बेसलाइन पे मेजरमेंट ली, फिर इंटरवेंशन दी, इंटरवेंशन देने के बाद मेजरमेंट ली, फिर इंटरवेंशन देना खत्म कर दिया, बंद कर दिया, फिर तीसरी बार मेजरमेंट ली। तो ABA यानी इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है? जैसे मैंने वो ये एनीमिया वाली एग्जांपल लेते हैं, मैंने आयरन सप्लीमेंट्स देने एनीमिक वुमेन को, मैंने 0 डे पे मेजरमेंट ली, इसको A कह दिया, फिर मैंने आयरन सप्लीमेंट्स देने शुरू कर दिए, 30 डेज तक लेट से रोजाना आयरन सप्लीमेंट्स दिए। 30th डे की शाम को मैंने दोबारा मेजरमेंट्स ले ली, इसको मैंने B कह दिया। अब 31st डे से मैंने दोबारा सप्लीमेंट्स देने बंद कर दिए, कोई सप्लीमेंट नहीं दे रहा। 30 डेज के बाद में 60 डेज के बाद में फिर से रीडिंग नोट कर रहा हूँ, इसको मैंने दोबारा से A कह दिया। यानी बेटे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये ट्रीटमेंट
इफेक्टिव था, इसने काम किया कि नहीं। देखो अगर आयरन सप्लीमेंट्स इफेक्टिव हैं तो उसका इफेक्ट मुझे जब आयरन सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा तब भी 30 डेज तो आखिर पार्टिसिपेंट्स ने खाए हैं ना, लिए हैं ना, तो उसका रिजल्ट्स आफ्टर इनिशियल 30 डेज भी तो कुछ ना कुछ मुझे मिलना चाहिए ना। इस किस्म के सिनेरियो में हम EVA डिजाइन। फिर जनाब हमारे पास आ जाता है मल्टीपल बेसलाइन डिजाइन। इनके अंदर भी हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि क्या ये जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है ये इफेक्टिव है या ये नहीं है। और इनके अंदर फायदा हमें ये होता है कि वो जो हमारा एथिकल कंसर्न था ना कि ट्रीटमेंट को विदहोल्ड करना, वो वाला इनमें खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 124 पे कि इन डिजाइन्स को हम यूज कर सकते हैं टू एग्जामिन इंटरवेंशन इफेक्ट्स विद डिफरेंट बिहेवियर्स। ठीक है, और वो डिफरेंट बिहेवियर्स यानी मल्टीपल बेसलाइन हम ले सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट बिहेवियर्स। जैसे कि हील स्ट्राइक गेट हमने ले लिया, स्ट्रेट स्विंग थ्रू ऑफ द लेग ले लिया, रेसिप्रोकल आर्म स्विंग ले लिया अक्रॉस डिफरेंट पेशेंट्स। ठीक है, फिर इसी तरह बेसलाइन को हम अक्रॉस पार्टिसिपेंट्स भी ले सकते हैं। जैसे सेम ट्रीटमेंट को हम रिपीट करें अगर 3 डिफरेंट पेशेंट्स के साथ, पेशेंट्स का बिहेवियर सेम हो उसमें लेकिन सेटिंग्स डिफरेंट हो जाएं। जैसे सेटिंग्स डिफरेंट कैसे हो सकती हैं इस केस में, हील स्ट्राइक गेट हमने लिया टाइल वाली फ्लोर पे, कारपेटेड फ्लोर पे, ग्रास लॉन पे और कहीं चौथे किसी और सरफेस पे। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट हम जो वेरिएशंस हैं उनको हम चेक कर सकते हैं इसके। फिर हमारे पास फोर्थ जो टाइप आ जाती है दैट इज ऑल्टरनेटिंग ट्रीटमेंट डिजाइंस। इनको साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट डिजाइंस भी हम कहते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को यूज करते हैं लेकिन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, यानी एक ट्रीटमेंट का इफेक्ट दूसरे ट्रीटमेंट पर हम नहीं होने देते। और हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि कौन से दो जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बेटर हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली उन सिनेरियोज में हम अप्लाई करते हैं जहां पे किसी ट्रीटमेंट के इफेक्ट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, फिर जो लास्ट टाइप है इसकी उसको हम कहते हैं इंटरैक्शन डिजाइन। इंटरैक्शन डिजाइन्स के अंदर हम बेसिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो ट्रीटमेंट्स के होते हैं उनका जो इफेक्ट है उसको डिटरमिन करते हैं। मिसाल के तौर पे 50 mg मेडिसिन ए, 30 mg मेडिसिन बी, कॉम्बिनेशन वाइज कौन सी बेटर है, ये बेटर है या फिर 30 mg मेडिसिन ए और 50 mg मेडिसिन बी, ये वाला बेटर है। सो वेदर दिस कॉम्बिनेशन और दैट कॉम्बिनेशन विच इज बेटर। हाँ सॉरी, एक और टाइप भी होती है विच इज चेंजिंग क्राइटेरियन डिजाइन। इसको भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और ये हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम कोई इंटरवेंशन अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ स्टेप्स में हम कर रहे होते हैं। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जो चेंजिंग क्राइटेरिया हो रहा है हमारे, हम जो सजेस्ट कर रहे हैं वो क्लाइंट्स की हेल्थ को, पेशेंट्स की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये आपकी रिहैब रिसर्च में भी बड़ा यूजफुल है क्योंकि वहां पे भी अक्सर ऐसे होता है
कि पहले आपने एक ट्रीटमेंट दिया, फिर आपने 7 डेज लेट से, फिर 10 डेज दूसरा ट्रीटमेंट दिया, फिर 7 डेज तीसरा ट्रीटमेंट दिया, XYZ। तो ये यहाँ पे भी काफी ज्यादा एप्लीकेबल। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल सब्जेक्ट डिजाइंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह बेटे फिर नेक्स्ट हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।